पीपीटी दिखाई पड़ रही है? एक बार यस नो कर देंगे भाई। आज हम गद्यांश पढ़ेंगे, गद्यांश और पद्यांश। और कैसे करते हैं एक बार थोड़ा बस ये ब्रीफ करेंगे, गद्यांश और पद्यांश कैसे करते हैं नोट करेंगे कॉपी पे। आप सभी कॉपी पे नोट कर लेंगे गद्यांश पद्यांश कैसे करते हैं। ये ब्लैंक पेज है, अभी तो पीपीटी दिख रही है ना? अच्छा, पीपीटी पे कुछ दिखेगा नहीं, आज मैं लिख रहा हूँ वो दिखेगा। मेरी प्यारी राइटिंग है यार, आपको दिखाई पड़ेगी। शिखा गद्यांश, वो पद्यांश को कैसे करें? सीजेट में बहुत बड़ा मसला है ये, कैसे हल करें? गद्यांश और पद्यांश को कैसे हल करें? राइट, कुल गिनती के 5 पॉइंट लिखूंगा, बहुत सिंपल लिखता हूँ। आप सबको दिखाई पड़ रहा होगा, बताओ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? पहला, प्रश्न पढ़ें। प्रश्न पढ़ें और आप ये ही बताना बस, प्रश्न पढ़ें इसका मतलब क्या होता है। अगर नहीं बोलोगे तो फिर डांट सुनोगे। डांटना माना तो मना है, जेल हो जाएगी। गवर्नमेंट टीचर को होगी, हमें तो होगी नहीं, है ना? तो बताओ, कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था। बताओ, प्रश्न पढ़ने का मतलब क्या है? पढ़ने का मतलब क्या होता है भाई मेरे? रीडिंग करेंगे, रीडिंग करने का अर्थ क्या होता है? रीडिंग स्किल सिखाई है ना, पढ़कर समझना। पढ़कर समझकर अर्थ ग्रहण करना, यही होता है। चिल्ला चिल्ला के बताया था, तो यही करना है। पहले प्रश्न पढ़ें, प्रश्न पढ़ें सर्वप्रथम, यही कार्य करें, यही करें। दूसरे में उसके चारों विकल्प पढ़ें, चारों विकल्प को पढ़ें। अंजलि ने कहा क्वेश्चन पढ़ के समझ में जल्दी नहीं आते, बहुत उलझे होते हैं। तो मैंने क्या बोला है, सबसे पहला काम क्या करना है? पहले यही करें, उसके बाद विकल्प को पढ़ोगे ना, चारों विकल्प को। नहीं 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 नेहा, क्वेश्चन यही तो सारे बच्चे कर रहे हैं, फिर आप में उनमें क्या अंतर आ जाए? उसके साथ चारों विकल्प को पढ़ो। एक ही बताओ आप, अगर हमसे पूछा जाए कोई भी, कहानियां कहाँ से आती हैं? एनसीईआरटी की 6 से 8 तक की किताबें उठा लो। आज तक के पैसेज सीटेट में ऐसे भी आए हैं जो 2 बार रिपीट हुए हैं। हिंदी के पैसेज बता रहा हूं, 2 बार 3 बार रिपीट हुए हैं। मैं आपको 35 सेट देने के लिए मैंने बोला, 35 सेट आपको मिलेंगे, 50 सेट मिलेंगे, उतना करके जाओ। एक एक पॉइंट पे डिस्कस करने आया हूं मैं आज, गद्यांश और पद्यांश पे। आपको मजा आएगा, समझ में आएगा, समझ लो। उसके चारों विकल्पों को पढ़ो। पढ़ लिया?
अब तत्पश्चात गद्यांश पढ़ो। अब बताओ, अब उत्तर दो। अब इसका मतलब क्या होता है समझो। हमारे पास चार ही विकल्प थे, चारों में से जो विकल्प मिला उसे हमने चेक किया, क्वेश्चन और विकल्प हमारे ठीक हैं, क्या इसी प्रश्न का ये उत्तर होगा? होगा। तो आप देखेंगे 15 प्रश्न पूछे जाते हैं 9+6 में, 9 पूछे जाते हैं गद्यांश से, 6 पूछे जाते हैं पद्यांश से। ठीक है मेरे भाई, मेरी प्यारी बच्ची, ये पूछे जाते हैं पद्यांश से। अब सवाल ये है कि गद्यांश और पद्यांश मिला के 6 प्रश्न आपके हो जाते हैं व्याकरण के। छोड़ दो इन्हें। बचे कितने? 9 क्वेश्चन। 9 में से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, सीधे आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप जब क्वेश्चन करेंगे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और सीटेट 2.5 घंटे का पेपर होता है, ऑनलाइन भी होएगा तो भी 2.5 घंटे मिलेंगे, पूरे मिलेंगे। यहाँ तो कोई कॉपी छीन भी नहीं सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ना है, समझना है प्रश्न क्या बोल रहा है, उसके बाद उसके 4 विकल्प पढ़ने हैं, फिर उसका आंसर देना है। आप देखो चीजें बदल जाएंगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, आपके गद्यांश आते कहां से? गद्यांश कहाँ बनते हैं? आपका टाइम टेबल दिया हुआ है, उसमें सब लिखा हुआ है कि कब मेरी कब क्लास है नेहा जी, उसमें दिया होगा बेटा। ग्रामर भी कराएंगे। ग्रामर भी कराएंगे, अब लगातार संस्कृत की क्लास भी कराएंगे। अब गद्यांश देखो, गद्यांश का जो पैसेज होगा विज्ञान से होगा, सामाजिक विज्ञान से होगा, 8वीं के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी की किताब से हो जाता है। इसे हमें पता नहीं कहां से आएगा, इसलिए हमें अभ्यास की जरूरत होती है। ठीक है, अभ्यास की जरूरत होती है। अब ध्यान से देखना, ये कह क्या रहा है। विज्ञान से पैसेज पूछे, सामाजिक विज्ञान से, ये हमें जानना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अवबोध, भाषा की समझ कितनी है। कोई पैसेज दिया है उससे कितना आप ज्यादा आंसर दे सकते हो, उस पैसेज को आप कितना समझते हो। वो पैसेज लिखा हुआ, मान लीजिए आप अखबार पढ़ते हो या आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, तो उसको कितना अच्छे से आप समझते हो, बस इसीलिए एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबको नमस्कार बच्चे, अभी जस्ट शुरू किया है, लेट हुई थी क्लास, इतनी बातें क्लियर हैं? बोलो भैया। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। पहले सबसे लास्ट से शुरू करते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये हमारा पैसेज है, बड़ा पैसेज नहीं है, 2 पेज का पैसेज है। मेरे लाल, मेरे बच्चे, जैसे मैंने कहा है कितने काम करने हैं, कोई भी पैसेज हो, गद्यांश हो पद्यांश हो, कितना काम करना है। पहला काम क्या करना है? प्रश्न पढ़ें। आप सभी प्रश्न पढ़ो। दूसरा काम क्या करना है? सभी विकल्प पढ़ो। तीसरा, गद्यांश पढ़ो। अब एक चीज बताओ मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चे, इस गद्यांश के पहले प्रश्न में प्रश्न क्या पूछ रहा है? कह रहा है जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं। इसका मतलब
जो लेख है वो गुलजार पर है। गुलजार कोई शख्स होगा जो लेखक होगा, लेख लिखता होगा। इतनी बात तो समझ में आएगी ना। इस पैसेज को, इस लाइन को, इस प्रश्न को पढ़ के क्या समझ में आया कि लिखते हैं, लिखने वाले को क्या कहते हैं भैया, लेखक है। अब देखो कोई संदीप जी हैं हमारे, ये मतलब आंसर दे रहे हैं बिना पैसेज पढ़े, या तो इन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, तो ये बेटा ये नहीं करना है। कोई ज्योति है कह रही आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही, बेटा एक बार रिफ्रेश कर लो। अब देखो, अब हमने आपको क्या बताया, प्रश्न हमने पढ़ लिया है कि कोई गुलजार साहब हैं जो लिखते हैं, और प्रश्न में पूछा इन विषय किसके होंगे। या तो ये पाठकों के लिए लिखते होंगे, या तो फिल्म बनाने के लिए वालों के विषय होते होंगे, या इनके स्वयं के विषय होते होंगे, या मीडिया के। इन्हीं चारों विषयों में से कोई एक आंसर है। तो एक चीज, बहुत स्लो आ रहा है, मेरी तबीयत निकल ही नहीं रही आवाज, ये कह सकते हैं कि आवाज तो बाहर निकल ही नहीं रही, लेकिन इतना स्लो नहीं है। थोड़ी आप वॉल्यूम अपने मोबाइल की बढ़ा लें। बाकी सबको क्लियर है? हेलो, बोलिए। ओके, थोड़ा बढ़ा लो बेटा। आज के इधर, ये काम आपने कर लिया, समझ में आ गया कि विषय किसके होते हैं। दूसरा काम कर लिया तो समझ में आ गया कि इन्हीं चारों में से किसी पे तो लिखते होंगे। ठीक है भाई, आज क्लास लेट क्यों है? हॉस्पिटल गया था यहाँ पे दिल्ली में दिखाने, तबीयत ठीक नहीं थी, बेड रेस्ट पे था। अभी आज आते वक्त पता चला क्लास है, तुरंत ले ली। कल मोबाइल चेक नहीं किया था। एक दिन मैनेज कर लो बेटा, कुछ नहीं बता रहा हूं, 3 लाइनें ये लिखी हैं, ये लिख लो, आंसर दो। सभी प्रश्न पढ़ो, ये दिखाई प्रश्न पढ़ें, ये सुनाई पड़ रहा है। सभी विकल्प पढ़ो, ये इतना कर लिया। अब गद्यांश पढ़ो, आंसर दो और उत्तर दो। बस ये तो दिखाई पड़ रहा होगा, और उत्तर दो। अब हमारे पास आ गया हमारा गद्यांश। गुलजार जी क्या क्या लिखते हैं? लिखते समय, इनसे कोई क्वेश्चन कह रहा है, गुलजार जी क्या लिखते समय आप पाठक आपके चिंतन में होते हैं? देखिए, जब मैं लिखता हूं, मैं तय करता हूं मुझे क्या करना है। पाठक को सामने रखकर लिखने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैं महसूस करता हूं, वह है कम्युनिकेशन, अपनी बात को पाठक तक पहुंचाना, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, मैं अपने लेखक को इस कसौटी पर रखता हूं, मीडिया से जुड़े होने के कारण कहने के तरीके को लेकर मैं सोचता हूं अवश्य, क्योंकि भैया मैं लेखक हूं तो मैं सोचता हूं, विषय मेरे होते हैं सब। प्रश्न क्या था? हाँ, ये फर्स्ट पेज है बेटा, ये फर्स्ट पेज है, ये पेज नंबर 1 है। इसी में आंसर है आपका, विषय किसके होते हैं। उन्होंने कहा जब लिखते हैं तो क्या देख के लिखते हैं, विषय किसके होते हैं? विषय मेरे होते हैं, मेरी बात सही है या नहीं। आप अपनी ग्रोथ के साथ एक अहाता बनाते चलते हैं। हर फाइन आर्ट लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए, संगीत हो, कला हो, लेखन हो, अपने लक्ष्य तक पहुंचनी चाहिए। कहने का ऐसा तरीका तो होना चाहिए। अब आप बताओ, अब गुलजार जी लिखते हैं, विषय किसके होते हैं? बोलिए। गलत हुआ, किसी एक बच्चे का गलत हुआ। अब गलत हुआ, पॉसिबिलिटी है? नहीं है। 4 विकल्प में से तो एक है ही, पहले से पता चल गया। हम क्या करते हैं, विकल्प ढूंढते हैं, फिर उस एक विकल्प में आके मिलाते हैं। नहीं, विकल्प है, उसके बाद आएंगे चेक करने के बाद। दूसरा लिखा है, गुलजार जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गुलजार जी, लिखने वाले के जेहन में स्वयं लेखक होता है। इसका आशय यह है कि, इसका मतलब क्या है?
गुलजार जी कहते हैं जो लिख रहा है उसके जेहन में, हृदय में, दिमाग में एक लेखक होता है, किसी रख के नहीं लिखता। इसका आशय क्या है, इसका मतलब क्या है? लेखक स्वयं को सर्वोपरि मानता है, लेखक पाठक की उपेक्षा करता है, लेखक को अपनी ग्रोथ चाहिए, लेखक की संवेदनाएं आत्म अनुभूति केंद्र में होती हैं। फिर से ध्यान से देखना, अब क्या लिखा है? गुलजार जी कहते हैं लिखने वाले के जेहन में स्वयं लेखक होता है। अब ये लाइन कहाँ है और इसका क्या मतलब होगा? या तो खुद को बहुत बड़ा मानते होंगे गुलजार जी, बहुत बड़े लेखक हैं, या लेखक पाठक की उपेक्षा कर रहे हैं, लेखक अपनी ग्रोथ चाहता होगा, लेखक संवेदनाएं और आत्मानुभूति केंद्र में होंगी। तो जब आप पैसेज को पढ़ोगे तो आप देखोगे इसमें लिखा है बहुत क्लियर। कहते हैं कि जब मैं लिखता हूं तो मैं तय करता हूं मुझे क्या करना है। पाठक को सामने रखकर लिखने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह महसूस करता हूं वो है कम्युनिकेशन, अपनी बात पाठक तक हमें पहुंचानी है। हाँ, मैंने अपने लेखन को इस कसौटी पर रखा है। क्यों? क्योंकि मीडिया से जुड़े होने के कारण कहने के तरीके को लेकर मैं सोचता हूँ, विषय मेरे होंगे, मेरी बात होगी, अपनी ग्रोथ के साथ एक कहाता बनाते चलते हैं। आप वो नहीं। हर फाइन आर्ट लोगों तक पहुंचनी चाहिए। क्यों पहुंचनी चाहिए? इन्होंने क्या लिखा? संगीत हो, कला हो, लेखन हो। लेखक लेखन के बारे में क्या कहते हैं? वो अपने लक्ष्य तक पहुंचनी चाहिए, कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। तो ये बात दिखाती है कि लेखक जो कुछ भी लिखता है संवेदनाओं के साथ लिख रहा है, आत्मभूति को केंद्र में लिख रहा है, ग्रोथ के लिए नहीं, पाठक के लिए नहीं, खुद को बड़ा मान के नहीं लिख रहा है। बात समझ आई या नहीं आई? इसे कहते हैं, इस क्वेश्चन को कहते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। इस प्रश्न को जो था इसको कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट प्रश्न, डायरेक्ट प्रश्न 3 आते हैं। 9 वाले प्रश्न में 3 प्रश्न डायरेक्ट आते हैं, 3 व्याकरण के आते हैं, 2 इनडायरेक्ट आते हैं। फिर से समझा दीजिए। चलो भाई, क्या लिखा था? गुलजार जन के अनुसार लिखने वाले के जेहन में स्वयं लेखक होता है। जो लिख रहा है वो क्या होता है? लेखक होता है। इसका आशय क्या है? वो किसको देख के लिखता है? तो इन्होंने पहले लिखा, लिखते समय पाठक आपके चिंतन में होते हैं, आपके जेहन में होते हैं, चिंतन दिमाग में होते हैं। तो उन्होंने क्या लिखा? जब मैं लिखता हूं तब मैं तय करता हूं कि मुझे क्या लिखना है। पाठक को सामने रखकर लिखने का कोई महत्व नहीं है, तो पाठक नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण बात है महसूस करता हूं कम्युनिकेशन, क्योंकि जो कुछ मैं लिख रहा हूं वहां तक पहुंचना चाहिए, जहां तक मैं कहना चाहता हूं, जो बात कहना चाहता हूं दूर तक जानी चाहिए। पहले का आंसर प्लीज तनु। ये गलत बात है बेटा। स्वयं के लिए। इतना रामायण बीत जाने के बाद आप पूछोगे? अपनी बात को पाठक तक पूछे। हाँ, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन में इन्होंने कहा हाँ, मैं अपने लेखक को इस कसौटी पर रखता हूं, मीडिया से जुड़े होने के कारण, चूंकि मैं मीडिया से जुड़ा हूं, लेखक भी हूं, कहने के तरीकों को लेकर थोड़ा सोचता अवश्य हूं, लेकिन क्या होता है विशेष में हमारे होते मेरी बात सही है या नहीं, अपनी ग्रोथ के साथ एक अहाता बनाते चलते हैं। हर फाइन आर्ट लोगों तक पहुंचनी है। हर फाइन आर्ट, इन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा हर फाइन आर्ट, संगीत हो, कला हो या लेखन। इन्होंने कहा हर फाइन आर्ट लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचनी चाहिए, कहने का ऐसा तरीका होना चाहिए कि वो लोगों तक पहुंचे। तो इससे हमें क्या कहता है? इस क्वेश्चन को हम कहते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन, यहां सीधे सीधे नहीं दे दिया है कि इसका आशय, आशय का मतलब है समझ कर जवाब देना। आशय का मतलब क्या? अंडरस्टैंडिंग। लेखक को खुद को सर्वोपरि मानता है? नहीं मानता भैया। पाठक की उपेक्षा करता है? ये भी नहीं कर रहा है। कहते हैं अपनी ग्रोथ चाहता, कहीं नहीं लिखा अपनी ग्रोथ चाहता है, ग्रोथ के लिए नहीं लिख रहा भैया। ये लेखक है, संवेदना और आत्म अनुभूति इसके केंद्र में है,
इसके लिए लिख रहा है, इसके दिल में जो आता है वो लिखता है। समझ में आई बात? अपनी संवेदनाओं को लिखता है, मतलब दिल की बातें लिखता है, किसी के लिए नहीं लिख रहा है। अपनी आत्म अनुभूति लिखता है, जो इसने अनुभव किया है वो लिखता है। इतनी बातें क्लियर है? बोलो नेक्स्ट। अच्छा, ये प्रश्न तो बता ही दोगे। एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? दूसरी पूछा, पहली नहीं। संप्रेषण, मीडिया, कला, लेखन। लेखक के लिए पहली नहीं, दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? तो यहां जब आप पैसेज में जाओगे तो एक चीज पता चल गया। प्रश्न हमने पढ़ा कि इन्हीं संप्रेषण, मीडिया, कला, लेखन, इन्हीं चारों में से कोई दूसरी बात महत्वपूर्ण है। पैसेज में गए तो पैसेज में आपने देखा लिखा है दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं महसूस करता हूं। क्या महसूस करता हूं? तुरंत आपने देख लिया, कम्युनिकेशन। ये डायरेक्ट है, यहां दिक्कत नहीं आएगी। कम्युनिकेशन, अपनी बात को पाठक तक पहुंचाना। संप्रेषण, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, अच्छा, किसी भी कला का लक्ष्य क्या है? प्रश्न था, किसी भी कला का लक्ष्य क्या है? इसका मतलब इस पैसेज में ये जरूर दिया होगा कि यहाँ लेखन की बात तो हो रही है, लेकिन हर कला की बात कर रहा है। किसी भी कला का लक्ष्य क्या है? वह सुंदर तरीके से कही गई हो, लोगों तक पहुंचे, मीडिया द्वारा सराहा जाए, सरल भाषा का प्रयोग करना। क्या जवाब होगा भाई? तो आप देखेंगे इन्होंने कहा लास्ट में, हर फाइन आर्ट, जो भी अच्छी कला है, लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए, मतलब पहुंचना ही चाहिए। संगीत हो, कला हो या लेखन, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचनी चाहिए। कहने का ऐसा तरीका हो, मतलब जो संप्रेषण हो, जो ऐसा तरीका हो, इतना सरल, इतना सहज, इतना आसान। मैसेज आ रहे हैं सुरेश जी, सबके आ रहे हैं। अब आप बताओ, आपके जवाब क्या है? भाषा कैसी होनी चाहिए? सुंदर तरीके से कही गई हो। अब देखो गलती है, लोगों तक वो, अब क्या है? यहाँ चार ऑप्शन थे। किसी भी कला का लक्ष्य क्या है? फिर भटके आप लोग अपने लक्ष्य से। क्या लिखा है? वह सुंदर तरीके से कही गई हो, लोगों तक वह बात पहुंचे, मीडिया द्वारा सराही जाए, सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। फिर से ध्यान से देखना, ये सब कुछ क्या कह रहे हैं कि कहने का तरीका ऐसा तरीका होना चाहिए। कैसा? कि लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए बात। यही तो छोड़ा था मैंने, सबने डी लगा दिया। फाइन आर्ट लोगों तक पहुंचनी चाहिए। कहते हैं हर फाइन आर्ट लोगों तक पहुंचनी, लक्ष्य ये था। इसका साधन है कहने का तो ऐसा तरीका हो कि बात लक्ष्य तक पहुंचे। ठीक है, लोगों तक पहुंचे। मेन कला का लक्ष्य क्या है? लोगों तक पहुंचना। पहुंचेगा तो वो तय कर लेंगे। अच्छा भला कौन तय करता है? ठीक है। अब बहुत से बच्चों का ठीक था भाई। गुलजार अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं? गुलजार अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं? वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं? वह व्यंग भरे अंदाज में कही गई है या नहीं? वह सब लोगों द्वारा सराही गई है या नहीं? मेरी ग्रोथ हो रही है या नहीं? गुलजार अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं? तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे लिखा है, हाँ, मैं अपने लेखन को इस कसौटी पर कसता हूं, रखता हूं। किस कसौटी? आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन की, संप्रेषण की।
क्या संप्रेषण के, किस संप्रेषण के? अपनी बात को पाठक तक पहुंचाना। ज्योति मधेशिया जी कह रही हैं आपका पढ़ाया हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये आज ही नहीं आ रहा है या आपकी आज की पहली क्लास है बालिका, या आपने लेट ज्वाइन किया है, या आप सुन नहीं पा रही हैं? कहाँ समस्या है? आज मैंने सिर्फ इतना पढ़ाया है बालिका, हमने 3 लाइनें पढ़ाई हैं सिर्फ। हमने कहा प्रश्न आपको पढ़ना है। क्या करना है? प्रश्न पढ़ना है, सभी विकल्प पढ़ने हैं बेटा, गद्यांश को पढ़ना है, उत्तर देना है। भैया बाकी और भी कोई एक ऐसा शख्स है सिंगल जो समझ में नहीं पा रहा है? 3 लाइनें लिखी हैं। पहले आपने प्रश्न पढ़ा, भैया ये प्रश्न है, बिल्कुल फ्रेश प्रश्न है ना, ये बिल्कुल फ्रेश प्रश्न है। आपके लिए है 5वां प्रश्न। यहाँ क्या लिखा है? गुलजार अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं? तो इसका मतलब है, इस पैसेज को पढ़ने का मतलब है पढ़कर अर्थ समझना। तो इसका अर्थ पहले समझो कि भैया गुलजार अपने लेखन को किसी कसौटी पे कसते होंगे। उन्होंने कुछ नियम कानून नॉर्म्स बनाए होंगे। तो 4 ऑप्शन है, फिर ऑप्शन पढ़ना था। वह बात को पाठक तक पहुंच रही है या नहीं, इस कसौटी पे कसते हैं। व्यंग भरे अंदाज में लिखी है ये, नहीं, इस पे कसते हैं। वह सब लोगों द्वारा सराही गई है, नहीं, इस पे कसते हैं। मेरी ग्रोथ हो रही है या नहीं, इस पे कसते हैं। मैंने कहा तीसरा काम क्या करना है, मैच करवा लेना है। तो इधर देखो, जब पैसेज पे आप आई बेटा, तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि कहीं इसमें बात है गुलजार जी क्या कहते हैं, लिखते हैं। कहीं कसौटी आई? नहीं आई। कहीं कसौटी शब्द नहीं आया। लेकिन आप देखेंगे दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मैं महसूस करता हूं, वो है कम्युनिकेशन, संप्रेषण। संप्रेषण किस बात का संप्रेषण? तो ये कहते हैं अपनी बात को पाठक तक पहुंचाना। ये किस चीज को महसूस करते हैं? आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, मैं अपने लेखन को इसी कसौटी पर रखता हूं। किस कसौटी पे रखते हैं अब बताओ? अंडरस्टैंडिंग प्रश्न कहते हैं, समझ के साथ थोड़ा सा, इसी को तो अवबोध कहते हैं बच्चे। अब आप बताओ, ये लिखा है लेखक ने, हाँ मैं इस बात को इस कसौटी पर कसता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? किस कसौटी पर? आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन की। किनके साथ कम्युनिकेशन के? कि अपनी बात पाठक तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। अब आप बता दो, क्या नाम था बालिका आपका? अब समझ आया कि नहीं? बेटा हमसे आप 100 बार पूछो, लेकिन जब मैं पूछूं तो आपके भी जवाब यस नो होने चाहिए। अब बताएं, आपकी समझ में आया? बोल दो भाई, आपकी वजह से 3 मिनट 5 मिनट नुकसान क्या औरों का। बच्चे, अगर किसी के लिए ना कोई टीचर समय देना, तो उसकी उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके टाइम की। अब देखो, अब नहीं समझ आया, नाम लेके समझाता हूं, क्लास से गायब हो जाएंगे, जवाब नहीं देंगे। आप कंपटीशन के बच्चे हो, छोटे बच्चे नहीं हो। ज्योति जी समझ आया?
आगे बढ़ते बेटा। हाँ बिल्कुल सही कहा रवि ने, आप आगे पढ़ाओ। बिल्कुल सही मनीष ने कहा आपने, बिल्कुल। मतलब बहुत बुरा लगता है, बहुत, मतलब पहली बार ऐसा। गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं? किसके लिए लिखना है ये तय करते हैं, क्या कहना है ये तय करते हैं, कैसे कहना है ये तय करते हैं, क्यों कहना है ये तय करते हैं। हाँ श्योर आशीष, सेम वही किया मैंने। आगे बढ़ते हैं बेटा। गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं? तो पहला क्वेश्चन, लिखने से पहले कुछ वो तय करते होंगे। अब क्या तय करते हैं? कैसे, किसके लिए लिखना है ये तय करते हैं, क्या लिखना है ये तय करते हैं, कैसे हमें लिखना है ये तय करते हैं। मेरा भी भंग होता है भाई संदीप, मैं सोचता हूँ हर बच्चे को समझ में आ जाए। क्यों कहना है, क्यों कहना है, क्या एक चीज बताना, ईमानदारी से बोलना, कभी इस मेथड से पढ़ा था? इस मेथड से कभी पढ़ा था? इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। आप लोगों का लेवल अंडरस्टैंडिंग का है। अगर अभी आप देखोगे विदेशों में ऐसे नहीं पढ़ाया जाता। विदेशों में आपके सामने वो, अगर मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा होता, एक टाइप दे देता, उस पर एक बार सिर्फ फिल्म दिखाता, मैं आपको देखता हूँ, मेमोरी बूस्ट अप कराते हैं हम लोग। मैं कॉलेज में रहा तो वहां पे चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हो आप, ये बढ़िया काम करेगा आपके लिए, देखना। गुलजार किन किन लिखने के लिए पहले क्या क्या, क्या नहीं क्या तय करते हैं? तो या तो तय करते होंगे किसके लिए कहना है, क्या कहना है, कैसे कहना है, बस। अब इधर देखो भाई, अब गुलजार साहब, यहां पे देख लो गुलजार साहब को, इन्होंने बहुत जब मैं लिखता हूं बहुत सिंपल लिखा है, देखिए जब मैं लिखता हूं मैं तय करता हूं मुझे क्या करना है, तब मैं क्या तय करता हूं? क्या करना है, पाठक को सामने रखकर लिखने का कोई औचित्य नहीं। अब बताओ कहां दिक्कत है? क्या तय करते हैं? क्या बात है, क्या कहना है? तो अभी आप बताओ ये कैसा लगा मेथड, कैसा लगा? ये समझ में आ रही है? अब थोड़ा कुछ ग्रामेटिकल इक्वेशन हो जाएंगे। जेहन का मतलब क्या होता है? दिल नहीं होता, दिमाग होता है। संगीत से विशेषण क्या बनेगा? संगीतज्ञ बन जाएगा। संगीत वाला, संगीता, संगीतवान। अब इसमें बताना है निपात क्या है। हाँ ये क्वेश्चन सी टेट की दृष्टि से, निपात नोट कर लेना। सी टेट की दृष्टि से निपात के खूब क्वेश्चन आते हैं, आ ही रहे हैं, एक क्वेश्चन मान ही लो। कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए, वाक्य में निपात शब्द है। बहुत अच्छा। थोड़ा सा, हेलो, सुन पा रहे हैं आप? क्रिया विशेषण होता है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधक,
समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। विस्मयादि बोधक ये अव्यय होते हैं, बोधक ये अव्यय होते हैं। लेकिन इन चारों के अंतर्गत, इन चारों के बाद एक होता है निपात, जो वाक्य पर जोर डालने के लिए काम आता है, वाक्य को चमत्कृत करने के लिए, जोर डालने के लिए, वाक्यों पर जोर डालने के लिए ये भी अव्यय होता है, अविकारी शब्द होता है। अविकारी बदलता नहीं है, अविकारी इसमें परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द होता है। ये इतना इसलिए बताना पड़ा क्योंकि पहले आप ये जान लो होता क्या है। हाँ नहीं, ये पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा बच्चे। जैसे विकारी शब्द चार होते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाते हैं। जो लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलते अविकारी होते हैं, ये भी चार होते हैं। अब इधर देखो, ये अविकारी हो गए ना, इधर लिख लो विकारी, थोड़ा सा समझने के लिए लिख लो, थोड़ा सा समझने के लिए बस थोड़ा सा। यहाँ लिख लो संज्ञा, यहाँ लिख दो सर्वनाम। कोई पूछे कितने हैं तो इतना तो जानते रहो, विशेषण, और बच्चे ये क्रिया। ठीक है, जो लिंग वचन कारक इनके अनुसार अगर बदल जाए, ये बदल जाते हैं, बदल जाएंगे। विकारी नहीं बदलेंगे। अब भैया नहीं जब बदलेंगे अविकारी, बात समझ आई। और ये चार ही होते हैं, चार ये हैं, चार ये हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। निपात पांचवा भाग नहीं होता है, वाक्य पर जोर देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो, अब इतनी बात समझ में आई, यस नो करो भाई पहले, तब आगे बढ़ेंगे। इतना तो समझ में आ गया होगा, विकारी चार होते हैं, अविकारी चार होते हैं, लिंग कारक वचन के अनुसार जो बदल जाते हैं, विकारी नहीं बदलते हैं, विकारी। अब मेन समझो, हमने क्या बोला, वाक्य पर दबाव डालने पर, लिए एकदम रट जाएगा आपके दिमाग में। वाक्य में ये 9 प्रकार के होते हैं, ये बाद में बताएंगे। वाक्य में दबाव डालने के लिए, वाक्य में दबाव डालने के लिए, दबाव डालने के लिए, अब देखो, कहने का ऐसा तरीका होना ही चाहिए। अब कोई कहने का ऐसा तरीका होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है। लेकिन अगर कोई कहने का, तो ऐसा तरीका होना ही चाहिए, तो ये क्या है, अब देखेंगे। कैसा तरीका, ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। ये क्या कर रहा है उस बात पे, प्रेशर डाल रहा है, ये प्रेशर डाल रहा है। पहले समझो, अभी भी आप नहीं समझे। ही समझ में आ गया होगा, प्रेशर पड़ रहा है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। ही कहाँ आया है, लास्ट में। ठीक है, पहले समझना, ही कहाँ है, लास्ट में। अगर लास्ट में ऐसा और तो कहाँ है, पहले, तो हमेशा ऐसा और तो पहले रहेंगे।
इसलिए मैंने कहा आप ध्यान से देखना। अब ऐसा होगा, ऐसा तरीका, ऐसा वैसा कैसा, ये सर्वनाम है, सर्वनाम है, ये बदल जाएगा। यही तो समझा है, ध्यान से देखो। अव्यय कभी नहीं बदलता, अव्यय नहीं बदलता, नोट कर लेना। कैसे पहचानोगे? देखो मेरे भाई, मेरी बच्ची, अभी अभी एक बच्ची ने पूछा था इसलिए बता रहा हूं। निपात का मतलब होता है स्नी जमा पात से मिलके बना है निपात। बच्चे, जिसे आप देखते हैं विशेष रूप दे देना किसी चीज को, चमत्कृत कर देना, दबाव डालना किसी पर, प्रेशर डालना, राइट। अब इधर ध्यान देना, अव्यय है, नहीं बदलता है। एक ही बताओ, ऐसा को बदल सकते हो कि नहीं, बस इतना बता देना। ऐसा को ऐसी लिख सकते हो कि नहीं? मुस्कुराना पहले, लिख सकते हो कि नहीं? ऐसा को ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? अब बताओ, अगर मैं कह दूं अविकारी है, मान लोगे? अविकारी है मान लोगे? नहीं, अभी क्या बताया था? नहीं। इसका जैसे लिंग बदला, लिंग आपने बदला, लिंग बदल के देख लो ना, लिंग बदलो, वचन बदलो, बदल के देखा तो ये अविकारी नहीं है। क्या हो गया? विकारी हो गया। लेकिन कहीं लिखो तो, कहीं लिखो ही, कहीं लिख दो, तुम जाते तो हो, मैं खाता तो हूं, तुम तो खाते ही थे, तो और ही कहीं नहीं बदलेगा। आप ये बताओ, का, यह किसका लड़का है, यह किसकी लड़की है? का की के बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बोलो, बदलेगा। लेकिन ये नहीं बदलेंगे। तो बस इतना समझना है, कालिंग वचन, कारक, अगर ये बदलने पर बदल जाएंगे, तो पहले एक चीज तय कर लेना, वो निपात तो पक्का नहीं होंगे। एक चीज से ये पता चल जाएगा, दूसरा वाक्य में दबाव पड़ेगा। अच्छा, ओहो, राइट सर, धन्यवाद। अभी इतनी बातें क्लियर आई समझ में? तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं ब्रेक के बाद।